बच्चों, अब तक हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और आज हम उसके अगले भाग में पढ़ेंगे हाउ टू राइट केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन कैसे लिखें। चलिए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसको हम समझते हैं। मान लेते हैं आपको किसी ने मान लेते हैं कि हम एक केमिकल रिएक्शन को एक सेंटेंस के फॉर्म में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम रिबन is burned in the presence of oxygen. To form magnesium oxide. चलिए एक हमने एक सेंटेंस में एक केमिकल रिएक्शन को लिखा। अब हमारे दिमाग में आता है कि इस सेंटेंस फॉर्म को हम किस प्रकार केमिकल रिएक्शन को लिखें, तो हम इसके स्टेप बाय स्टेप इसके तरीके हम अपनाते हैं। बच्चों, इसमें लिखा हुआ है सेंटेंस में कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सेंटेंस के फॉर्म में है हमारी केमिकल रिएक्शन। अब इतनी बड़ी केमिकल रिएक्शन को अगर हम लिखेंगे तो हमको बड़ी असुविधा होगी, हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारी केमिकल रिएक्शन को हम सेंटेंस में लिखेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए अगर हम सेंटेंस के केमिकल रिएक्शन को अगर हम छोटा करके लिखें तो एक पहला फर्स्ट स्टेप जो छोटा करने का है इसका वो है इसी सेंटेंस को अगर हम वर्ड फॉर्म में लिखते हैं, वर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन को हम लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस किसके साथ हम बर्न कर रहे हैं तो उसको प्लस लगा देंगे ऑक्सीजन, और हम एरो के द्वारा क्या चीज बन रही है हम इधर लिख देंगे। आप देखेंगे सेंटेंस फॉर्म से तो ये बहुत छोटी हो गई है वर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस इतना बड़ा था और हम इस सेंटेंस को एक छोटे से रूप में हम इसको वर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ड फॉर्म में लिखने वाले इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को हम लोग इसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन के नाम से जानते हैं। सेंटेंस, इतना बड़े सेंटेंस को हम छोटे से रूप में लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, उससे वर्ड इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। बच्चों, इसमें कुछ बातें हैं जिसको ध्यान रखना होगा। आप इसकी दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये एरो है, एरो से इधर लेफ्ट हैंड साइड एरो के एरो हेड के पास आरएचएस राइट हैंड साइड कहलाता है। तो बच्चों, आरएचएस साइड में हम लोग ऐसे चीजें, ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्ट करते हैं आपस में, इन्हें हम रिएक्टेंट्स के नाम से जानते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंस आपस में केमिकल चेंज में भाग लेते हैं, केमिकल चेंज में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और केमिकल चेंज में जो नया न्यू सब्सटेंस बनता है, जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं केमिकल चेंज के बाद, उन्हें हम लोग राइट हैंड साइड में यानी एरो के बाद लिखते हैं
केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और उनको एरो के द्वारा हम जरूर अब बताते हैं, अदरवाइज हमको ये नहीं पता लगे कि रिएक्टेंट्स किस तरह रखें और प्रोडक्ट किस तरह रखें। एरो की बात अगर हम करें तो बच्चों एरो में दो चीजें होती हैं, इसे कहते हैं एरोहेड, ये टेल। एरोहेड की तरफ जो भी चीज रखते हैं उसे कहते हैं प्रोडक्ट्स, और एरो का जो निशान है, जो डायरेक्ट निशान है, ये हमारे रिएक्शन का डायरेक्शन भी बताता है। एरोहेड यानी कि एरो ये हमें डायरेक्शन भी बताता है रिएक्शन का, रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है। तो बच्चों इस पूरे सेंटेंस को अगर हम छोटे फॉर्म में लिखें तो उसे हम कहेंगे वर्ड फॉर्म, और वर्ड फॉर्म को हम वर्ड इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। वर्ड इक्वेशन कम से कम सेंटेंस से तो छोटी हो जाती है। अब अगली बात ध्यान आती है, क्या हम इससे और छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉन्साइज फॉर्म में और लिख सकते हैं? आइए देखते हैं। एक अब तक आपने देखा कि हम सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को हम छोटे से फॉर्म लिख सकते हैं, इसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन में। अगर हम इसको और छोटा करना चाहें तो हम सेकंड स्टेप में हम इसको और छोटा कर सकते हैं, और इस सेकंड स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम जो वर्ड में मैग्नीशियम लिखा है, ऑक्सीजन वर्ड में लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो वर्ड में लिखा है, अगर हम इसके केमिकल फार्मूले को लिख दें तो ये अपने आप छोटा आकार ले लेगा। चलिए, मैग्नीशियम का केमिकल फार्मूला होता है मैग्नीशियम ऑक्सीजन O2 और एरो और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हमने और सबसे बड़ी इक्वेशन, उससे छोटी इक्वेशन और उससे भी छोटी इक्वेशन आपने बना दी, केमिकल इक्वेशन, जो इतने सेंटेंस में ये बहुत बड़ी लग रही थी, वर्ड इक्वेशन में थोड़ी और छोटी हो गई। और अगर हम वर्ड की जगह अगर हम उसकी जगह केमिकल फार्मूला रखते हैं तो हमको और छोटी इक्वेशन मिल जाएगी। बच्चों, जो हमको इस समय इक्वेशन मिली है, इसी इक्वेशंस को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जिस प्रकार आपको 9th क्लास में ये बात पता होनी चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक बच्चों, इसमें हमारे पास जो इक्वेशन आई है केमिकल इक्वेशन, वो सबसे शॉर्ट फॉर्म में आई है, और यही इसी तरीके की केमिकल इक्वेशन हम अपने पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, साइंस में, हर समय हर जगह हम इसी टाइप के इक्वेशन का यूज करते हैं। अब बात आती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपने सभी पढ़ा होगा 9th क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अनुसार आपको पता होना चाहिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो मास है वो कभी नहीं बदलता, यानी कभी खत्म नहीं होता। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते हैं तो दोनों तरफ मास सेम रहता है। इसका अर्थ है कि आप रिएक्टेंट को खत्म नहीं कर सकते, प्रोडक्ट को कम नहीं कर सकते, रिएक्टेंट को कम नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, बट रिएक्टेंट्स का जो मास है रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद सेम रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मास सेम रहता है बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन। इसका मतलब हुआ कि जो एटम्स हैं, रिएक्टेंट्स के एटम्स, प्रोडक्ट के एलिमेंट्स में जो एटम्स हैं, इनके नंबर भी सेम होने चाहिए। तो बच्चों जरा देखते हैं हम लोग, यहाँ पर मैग्नीशियम एक एटम है, एलिमेंट मैग्नीशियम का एलिमेंट है, मैग्नीशियम एलिमेंट है, और ये एक एटम है मैग्नीशियम का 1। ये हमारा रिएक्टेंट्स में एक है, प्रोडक्ट में भी एक है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम 2 हैं,
यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम 1 है। इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार यहाँ नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के ज़्यादा हैं, इधर कम है। इसका मतलब ये हुआ कि है तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन में कौन सी चीज़ फॉलो नहीं हो रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसलिए इस टाइप की इक्वेशन जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है, या आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट इक्वल, तब हम इस टाइप की इक्वेशन को बच्चों कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों सेंटेंस फॉर्म से आपने वर्ड इक्वेशन बनाई, और वर्ड इक्वेशन के बाद आपने केमिकल फॉर्मूला रखने के बाद के स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बनाई। अब हमारा जो अगला स्टेप आता है बच्चों, वो आता है कि अगर हम इस इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो रूल है वो लगा दें, या हम दोनों तरफ एटम्स बराबर कर लें, तो हमको कंप्लीट केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन मिल जाएगी। इसके लिए हम अगला स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बैलेंसिंग स्केलेटल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन। कैसे हम किसी भी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें कि वो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन बन जाए। चलिए हम उसी एक इक्वेशन जो अभी हमने बनाई है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इसी को ही हम बैलेंस करने की कोशिश करें। बच्चों सबसे पहले आप इस इक्वेशन में ये देखिए कि LHS और RHS दोनों तरफ, LHS में रिएक्टेंट्स और RHS में प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स भाग रहे हैं, उनके नाम जरूर आप लिखें। एक तो मैग्नीशियम हो गया रिएक्टेंट्स में, और ऑक्सीजन हो गया ऑक्सीजन, और इधर प्रोडक्ट में सिर्फ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इधर भी सेम होंगे, रिएक्टेंट्स में मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन। एटम लिखने हैं बस, मॉलिक्यूल्स नहीं लिखने हैं, इनके एटम्स कितने टाइप के एटम्स हैं, एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन MgO में MgO। अब आप देखिए इस समय जेट पोजीशन क्या है, मैग्नीशियम का एक एटम है और ऑक्सीजन के इधर 2 एटम। इधर मैग्नीशियम का एक है और ऑक्सीजन का भी एक है। जब हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो LHS यानी रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम एक है, ये दोनों बराबर हैं, यानी कि यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और RHS साइड में एक है, एक एटम है। इसका मतलब यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यानी हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें ऑक्सीजन के एटम्स बराबर करने हो। तो बच्चों अगर हमें ऑक्सीजन के एटम बराबर करने हैं तो हमें यहाँ पर इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए। तो हमको बच्चों इस तरीके से एक इक्वेशन प्राप्त होगी। यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। बच्चों कभी भी यहाँ 2 नहीं लिखना है, यहाँ 2 नहीं लिखना, नहीं तो केमिकल फार्मूला चेंज हो जाएगा। हम हमेशा शुरुआत में 2 लगाएंगे। अब हमने 2 यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि हमको अब ऑक्सीजन के 2 एटम्स चाहिए। बच्चों ये 2 दोनों के लिए होगा, मैग्नीशियम के 2 एटम बन जाएंगे, ऑक्सीजन के भी 2 एटम बन जाएंगे। तो जैसे ही हमने 2 लगाया बच्चों, तो हमने देखा कि अब कंडीशन क्या है, मैग्नीशियम का 1 है, यहाँ मैग्नीशियम के 2 एटम हो गए, यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ भी ऑक्सीजन के 2, यानी कि ऑक्सीजन तक के एटम्स आपने बराबर कर दिए। लेकिन किसके अभी एटम्स बराबर नहीं है,
बच्चों मैग्नीशियम के। तो इधर 2 है, इधर 1 है। तो अगर हम इसी इक्वेशन में यहाँ पर 2 लगा दें तो हमको पूरी तरीके से फाइनल इक्वेशन मिलेगी। अब जरा देखें, इसमें मैग्नीशियम के कितने एटम हैं? 2 मैग्नीशियम के एटम, ऑक्सीजन के भी 2, इधर 2 दोनों पे लगेगा, मैग्नीशियम पे भी लगेगा और ऑक्सीजन पे। तो मैग्नीशियम के भी 2 और ऑक्सीजन के भी 2। तो हर जगह आपने देखा कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर नाउ इक्वल बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन। तो इस तरीके से आपने देखा कि किसी भी स्केलेटल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को आप इसे ट्रायल एंड एरर मेथड में कहते हैं, आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं बैलेंसिंग के लिए। बच्चों अब हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं, आयरन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में आयरन के साथ रिएक्शन कराते हैं वाटर की, तो हमें फेरस सल्फेट मिलता है, फेरस ऑक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। अभी आप देखेंगे स्केलेटल इक्वेशन, क्यों? क्योंकि आप अभी करंट देखिएगा, आयरन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 हैं, आयरन का यहाँ पर एच साइड में अगर बात करें और एच साइड में बात करें तो आयरन के इसमें 1 एटम है, हाइड्रोजन का इसमें 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आयरन की बात करें तो 3 एटम्स, ऑक्सीजन के 4 एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम। तो अगर आप यहाँ पर बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो बच्चों रिएक्टेंट्स के एलिमेंट कौन कौन से? एक तो आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट्स हैं। इधर भी 3 एलिमेंट्स होंगे, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये एलिमेंट्स हैं रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स की जब बात करें इस समय, तो आयरन का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। आयरन के यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन के 4 है और हाइड्रोजन के 2 है। यानी कि कहीं भी आप देखेंगे इसमें कोई भी एटम इक्वल नहीं है, ना रिएक्टेंट्स में ना प्रोडक्ट में। यानी कि ये इक्वेशंस हमने लिखी है तो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कोई भी होती है बच्चों, उसी इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन ही कहते हैं। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। तो इस समय हमारे पास स्केलेटल इक्वेशन है, लेकिन हमें इसके आइटम्स को इक्वल करना है, तभी हमारे लिए बैलेंस्ड इक्वेशन मिलेगा। तो सबसे पहले तरीका बच्चों इसके कई हैं, लेकिन जो मोस्टली यूटिलाइज होता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है वो ये होता है कि हम इन तीनों में, इस पूरी केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे बड़ा कंपाउंड जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट हो वो कौन सा है। तो आई थिंक बच्चों फेरस ऑक्साइड Fe3O4 आप देखेंगे तो इस समय इसमें 1 ही है, इसमें 2 हैं, इसमें आयरन 3, ऑक्सीजन 4 है। तो सबसे बड़ा एलिमेंट वाला कंपाउंड हो गया Fe3O4। तो बच्चों सबसे बड़ा कंपाउंड इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स की संख्या ज़्यादा है, एटम्स की संख्या ज़्यादा है, एलिमेंट तो 2 हैं लेकिन उनके एटम्स की संख्या ज़्यादा है, तो हमें ये इसको चूज करना है Fe3O4। Fe3O4 में भी उस एलिमेंट को चूज करना जिसके एटम्स ज़्यादा हैं। तो बच्चों Fe3 आयरन के 3 है, ऑक्सीजन के 4 है, तो हमें किसको सबसे पहले हमें बड़े कंपाउंड को ढूंढना है। उसके बाद उस बड़े कंपाउंड में ढूंढना है सबसे ऐसा एलिमेंट जिसके सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। तो बच्चों इनमें आयरन में 3 हैं और ऑक्सीजन के 4 हैं। इन दोनों में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या वाला एटम्स का ऑक्सीजन वाला ही कहलाएगा ना, जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स पाए जाते हैं ऑक्सीजन के 4।
तो बच्चों इसी पे ध्यान देना है। सबसे बड़ा ये चूज किया हमने, इसमें भी ऑक्सीजन पे ध्यान देना है सबसे पहले। तो आप देखेंगे इधर ऑक्सीजन में 4 है, इधर है 1। तो सबसे पहले आप इस कंपाउंड के ऑक्सीजन को इक्वल करिए, क्योंकि ये थोड़ा सरल लगेगा आपको बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए। तो इसमें सबसे बड़े कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एटम्स वाला ऑक्सीजन ही है, तो उसको हमें ध्यान में रखना है। तो इधर ऑक्सीजन के 4 हैं, इधर ऑक्सीजन के 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड अगर हम ऑक्सीजन को 4 बनाना है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो हम सबसे बड़े कंपाउंड के ऑक्सीजन के एटम्स को बराबर कर लेंगे। तो ये किस तरीके से बन जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए। ये 4 ऑक्सीजन के यहाँ पर है सबसे बड़े कंपाउंड में, इधर ऑक्सीजन इसमें है नहीं, इधर है। तो हमें इस तरफ इस वाले कंपाउंड में इधर हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी है। यानी कि जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन के 8 हो जाएंगे, 4 2 8, और ऑक्सीजन के 4 हो जाएंगे। यानी हमने ऑक्सीजन के 4 इसके इक्वल कर लिए। अब अगला स्टेप आता है कि अगर हमने यहाँ पर 4 लगा दिया तो इक्वेशन में क्या गड़बड़ी हो गई है। अब क्या गड़बड़ी होगी, अब देखते हैं। आयरन का 1, हाइड्रोजन के कितने हो गए, अब 4 2 8, ऑक्सीजन के कितने हो गए 4, इधर 3, इधर 2, इधर 4, कोई दिक्कत नहीं हुई इधर। अब आप देखेंगे ऑक्सीजन आपने बराबर कर लिया। अब आप देखिए सब हाइड्रोजन को इक्वल कर लीजिए। अब आप चाहे Fe को इक्वल कर लीजिए, बाद में आप किसी को भी इक्वल कर लीजिए। हाइड्रोजन के 8 है, इधर हाइड्रोजन के 2 है इस साइड। तो हमें अगर 4 बनाना है तो हमें 2 से किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 से। यानी कि अब हम इस साइड में हाइड्रोजन कहाँ पर है, हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब कंडीशन क्या होगी बच्चों, जैसे 4 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन 4 2 8 इधर हो गए, 4 2 8 इधर हो गए। यानी आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स इक्वल कर लिए। अब कौन बचा, आयरन। इस तरफ 3 है, इस तरफ 1 है, तो आप इधर मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, 3 से, यानी कि इधर 3 से मल्टीप्लाई। अब आप देखिए फाइनल मल्टीप्लाई 3 करते ही आयरन हमारे 3 हो गए, इधर भी 3। तो आप देखेंगे कि रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के एलिमेंट्स में एटम्स की संख्या, एटम्स की संख्या है बराबर होती है। इस प्रकार आप अंतिम रूप दे सकते हैं केमिकल रिएक्शन का। इसी के स्केलेटल थी पहले, अब हमने इसको बैलेंस कर लिया। अब ये बन गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपकी तैयार हो। बच्चों अब कभी कभी हम बहुत सारी जगह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को अगर हम फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो कंप्लीट केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है। तो जैसे अगर हम इस पे आयरन सॉलिड फॉर्म में एस फॉर्म लिख दें, H2O एंड लिक्विड फॉर्म है, इसकी फिजिकल स्टेट अगर हम लिख दें सबकी सॉलिड और गैस, तब हम कह सकते हैं कि अब ये हमारी इस टाइप की इक्वेशन बन गई एकदम कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ज़्यादातर हम लोग फिजिकल स्टेट्स नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर हम इसे लिखते हैं इसका मतलब है कि हम अच्छी तरीके से केमिकल इक्वेशन को पूरा लिख रहे हैं, ना कि अधूरा।